एक बार फिर उपस्थित हुए हैं नई क्लास के लिए। और ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है जिसका नाम है न्यायपालिका। ठीक है, काफ़ी दिन से बहुत स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि कुछ क्लास हमको पब्लिक करनी चाहिए। अभी तक जितनी भी क्लास हुई हैं स्टूडेंट को डायरेक्ट ही उनके मोबाइल पर या उनके लैपटॉप पर उनको देखने के लिए मिली हैं। काफ़ी दिन से इस तरीके की इंक्वायरी आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दो टॉपिक या अमूमन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पब्लिक कर दें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे मैं टॉपिक पर आती हूँ। आज का टॉपिक न्यायपालिका। न्यायपालिका को शुरू करने से पहले 2 मिनट मैं आपके लेना चाहती हूँ, क्योंकि यूपीएससी में हमेशा ही जो भी टॉपिक आते हैं उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंसी होती है। जैसे आपका कोई भी टॉपिक, आपका फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट, न्यायपालिका, राज्यपाल या नीति निर्देशक तत्व, इन टॉपिक्स में कुछ ना कुछ इस तरीके की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है कि प्री और मेंस यूपीएससी के दोनों ही पेपर में इसका फ़ायदा मिलता है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी को अगर इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि हर टॉपिक का वो फ़ायदा उठाएं, अपने प्री एग्ज़ाम में भी और अपने मेंस एग्ज़ाम में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूपीएससी सभी को पता है कि 2 चरणों में एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम की प्रोसेस प्री और मेंस इस तरह से होती है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा मेंस। जब आप ये क्वालिफाइंग करते हैं तो एंट्री आपको मेंस एग्ज़ाम में होती है। ओके, जीएस के पहले पेपर में आपके 200 नंबर का ये पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ओके, इसमें आपके पॉलिटी के 12 से 16 क्वेश्चन बहुत ही इजीली आते हैं, और कभी कभी 16 से ज़्यादा भी होते हैं। तो उन टॉपिक्स का फ़ायदा उठाया जाए, उन टॉपिक्स पे कमांड की जाए जो हमारे पहले पेपर में हमको फ़ायदा पहुँचाए। यानी कि स्ट्रैटेजी पे तो हमें फोकस करना ही करना है। दूसरा हमारा मेंस में हमारा पेपर सेकंड पेपर जो 250 नंबर का होता है। 75% जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी स्टूडेंट आराम से, अगर उसकी पॉलिटी पर थोड़ी भी कमांड अच्छी है तो बाकी सेक्शन इतना 25% नॉर्मली भी कोई स्टूडेंट कर आएगा तो बहुत अच्छे 250 में से बहुत अच्छे नंबर इसको मिल जाएंगे। पॉलिटी में अब आपने देखा होगा कि आपके जीएस में और आपके मेंस में सेकंड पेपर में कुछ टॉपिक्स पूछे जाने वाले सेम होते हैं। तो हमारी एनर्जी बची, यानी कि उन टॉपिक्स को याद करने के लिए, फोकस करने के लिए हमारी एनर्जी बहुत बच जाती है, जिसका फ़ायदा हमें दोनों पेपरों में मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पेपर को हमेशा इसी तरीके से हमने फोकस करना है कि हमें एनर्जी भी बची रहे और टाइम भी बचा रहे और हमारी तैयारी भी अच्छी रहे, यानी कि टू द पॉइंट हमारी तैयारी रहे, उससे अलग हटके नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका या न्यायपालिका को बताने से पहले मैं 2 लाइन बताना चाहती हूँ कि किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक ऊपर सुप्रीम कमांड की ज़रूरत होती है। वो कमांड का काम ये होता है कि नीचे स्तर पर हर चीज़ को बैलेंस करना, यानी कि व्यवस्था अपनी पैरेलल वे में चलती रहे और व्यवस्था ना बिगड़े। यही काम हमारे देश में और अन्य देशों में न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका ठीक है, मैंने ये बनाया किसी भी सरकार को चलाने के लिए या कोई भी देश में जो सरकार प्रेजेंट है उसका आधार क्या होता है। उसका आधार के जो पिलर है वो 3 पिलर मोस्ट होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, थोड़ा साफ से मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा राइटिंग। दूसरा कार्यपालिका, तीसरा आपका होगा न्यायपालिका। हमारा टॉपिक ये है, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का क्रियान्वित करना और न्यायपालिका का कानून की व्याख्या करना है, यानी कि ये कानून सही है या नहीं है इसके बारे में क्लैरिफाई करना। और अगर न्यायपालिका ये बता दे कि वो कानून जनहित में नहीं है तो वो कानून मान्य नहीं होगा। अगर न्यायपालिका ये बता देती है कि जो कानून बना है वो कानून जनहित में है और लागू करने के लायक है तो वो देश में लागू हो जाता है। यानी कि प्रोसेस हमारी स्टेप बाय स्टेप चलती है। यहाँ से कानून बना, फॉरवर्ड हुआ कार्यपालिका के पास, कार्यपालिका ने प्रोसेस की आगे, फॉरवर्ड किया, सीधा जाएगा न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका से फिर ये फाइनल हो जाता है कि या तो वो रिजेक्ट होगा या फिर फाइनल उसको लागू कर दिया जाएगा। ओके, अभी ध्यान रखिए, हमारे इस टॉपिक में हम सिर्फ न्यायपालिका को समझ रहे हैं। न्यायपालिका को समझने के लिए हमें अभी बेसिक चीज़ें समझनी होगी कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के काम क्या है और न्यायपालिका कैसे वर्क करती है। तो न्यायपालिका की स्थापना आज़ादी से पहले जो हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम में, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हुई थी अधिनियम, जगह कम है, 1935 में। और आज़ादी के बाद ये हुई थी 28 जनवरी 1950। ठीक है, यानी कि आज़ादी से पहले ही न्यायपालिका के कार्य की, उसके बनाए जाने की प्रोसेस पहले ही 1935 में शुरू हो गई थी भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 में ये पूरी तरह से लागू हो गई थी। अभी हम देखते हैं कि कार्यपालिका किस तरीके से
कार्य करती है और कार्यपालिका की कार्य के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, नंबर 1 पॉइंट इस तरीके से लिख लेंगे। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। अभी हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो व्यवस्था के लिए निचले न्यायालय दिए जाते हैं एक निचले स्तर पर, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ कार्यपालिका को समझ रहे हैं। कार्यपालिका को जब हम ठीक से समझ लेंगे तो आगे की प्रोसेस हमको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कार्यपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्योंकि न्यायपालिका का काम बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और बहुत ही सहज काम होता है। न्यायपालिका का समाज में व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका क्या हो, बिल्कुल ही फ्रीडम के तहत कार्य करे, यानी कि किसी भी तरीके का दबाव या किसी भी तरीके की औपचारिकता जो बिल्कुल भी सही नहीं है वो न्यायपालिका के साथ नहीं की जाए। ठीक है। दूसरा है अब ये भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका में जो नियुक्तियां होंगी उनका वेतन, उनके सदस्यों का वेतन किस प्रकार दिया जाएगा, किस प्रकार से ये व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। ओके, इनको भी हमें एक्सप्लेन करेंगे अभी। फिर न्यायपालिका का महत्व, सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में जो पूछा जाता है वो ये और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके प्री में भी आता है और मेंस में भी। मैं लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम न्यायपालिका को पढ़ रहे हैं। न्यायपालिका के कार्य, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और इससे भी थोड़ा सा न्यायपालिका के प्रकार। ठीक है, हम वापस शुरू से आ जाते हैं। ये प्रकार भी इम्पोर्टेंट है, खाली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है। क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए हम पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका को संसद, विधानसभा, यानी कि न्यायपालिका को संसद और विधानसभा के किसी भी प्रभाव से अलग रखा गया है।
इसमें न्यायपालिका के ऊपर संसद और विधानसभा का कोई भी प्रेशर नहीं होता, या फिर इनके सदस्य न्यायपालिका के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकते कि आपको कोई काम करना है, इस तरीके से करना है या इस फेवर में करना है। ठीक है। दूसरा है इनके वेतन भत्ते। कहाँ से जाते हैं? संचित निधि से। ये बहुत ज़रूरी है कि जो सैलरी, जो वेतन भत्ते न्यायाधीशों को दिए जा रहे हैं वो पहली बात कंटिन्यू होने चाहिए। दूसरी बात किसी संस्था के द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए, नहीं तो पार्शियलिटी के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते। तो इसीलिए वेतन भत्ते जो भी जाते हैं वो भारत सरकार की निधि से जाते हैं। और कार्यकाल, सिक्सटी 65 ईयर मैक्सिमम, इसमें 65 ईयर दिया जाता है। 65 ईयर तक अपने पद पर बने रहते हैं। केवल कदाचार और संविधान का उल्लंघन करने पर ही इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है। ये वाली व्यवस्था इसलिए से की गई है ताकि दंड भी बना रहे और व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से चलती रहे। ये पॉइंट बनते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन घुमा के भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो वहाँ पर मेंबर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनका सिलेक्शन, वो कब तक पद पर हैं और किस तरीके से उनको भी हटाने की प्रक्रिया बनाई गई है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तभी न्यायपालिका के सदस्य अच्छे से काम कर पाएंगे और समाज में एक सुचारू व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। लोगों का भरोसा न्यायपालिका पे ही होता है लास्ट में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के मेंबर एक प्रोसेस के द्वारा रहें और एक अच्छी प्रक्रिया के द्वारा कार्य अपना करते रहें। नियुक्तियाँ सेम, लगभग सेम है। यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। दूसरा पॉइंट आपका आ गया 65 ईयर तक अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा पॉइंट इनका वेतन हो गया। ये पॉइंट्स एकदम सेम है, इनमें ज़्यादा कुछ भी बदलाव नहीं है। और न्यायपालिका का महत्व, तो ये चीज़ों में नियुक्तियाँ और स्वतंत्रता लगभग सेम है, इक्वल सी ही बातें हैं। तो इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों पर नहीं जाते। न्यायपालिका का महत्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महत्व डिटेल वाले क्वेश्चनों में जो रिटर्न मेंस के होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। महत्व के लिए आपको कुछ स्टूडेंट रिप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। ठीक है। न्यायपालिका का महत्व है निष्पक्ष न्याय। दूसरा मौलिक अधिकार, इनकी क्या है? रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा। दूसरा इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है
कि संविधान की रक्षा करना। एक और है प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपकी क्लास नेक्स्ट टाइम से होगी, नेक्स्ट टाइम से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आपके महत्व के लिए आ गए हैं। फिर आगे के पार्ट्स हैं। अभी ज़्यादा आप क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो जितने भी आपके रिप्लाई आ रहे हैं बाद में रिप्लाई करेंगे, इससे डिस्टर्ब होता है क्लास के लिए। न्यायपालिका के कार्यों के लिए न्यायपालिका किन किन कार्य के लिए जानी जाती है? नंबर 1, शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, शांति व्यवस्था होगी तभी तो कोई काम अच्छे से होगा। शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट में या किसी भी मुद्दे को लेकर के अशांति का माहौल हो जाए तो सोचिए कि उस बात के लिए कितना इशू क्रिएट हो सकता है। तो एक शांति व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और शांति व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब न्याय के साथ न्याय होगा, अन्याय के साथ उसको दंडित किया जाएगा। तो शांति व्यवस्था समाज में तभी बन सकती है जब टेक्निकली प्लस सोशली चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि तथ्यों का जो इनके कार्य हैं, यही लिख देते हैं। आपने देखा होगा, अमूमन सुना ही होगा कि कानून अंधा होता है। लगभग किसी भी मूवी में या फिर कहीं पर भी आपने सुना ही होगा कि कानून अंधा होता है। कानून को क्या चाहिए? फैक्ट चाहिए। तो फैक्ट कैसे होने चाहिए? आपके फैक्ट बिल्कुल ही निष्पक्ष होने चाहिए, उनमें कोई भी फैक्ट में बदलाव या किसी भी तरह की हेर फेर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो भी फैक्ट होते हैं, वो तथ्य जो भी प्रेजेंट किए जाते हैं, वो कानून की ही निगरानी में रखे जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी परीक्षण किए जाते हैं, जितने भी वहाँ पर केस आते हैं, उन सब का कंट्रोल किसका होगा? न्यायपालिका को, ताकि उन तथ्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए, व्यवस्था अच्छे से बनी रहे। तीसरा है संविधान की रक्षा। सेम पॉइंट इसमें कॉमन है, संविधान की रक्षा, क्योंकि कार्य और महत्व में कुछ ना कुछ पॉइंट आपको सेम मिल जाएंगे लगभग। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था बनाना। या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये आ गई, ठीक है। उनके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा आ गया, या फिर मौलिक अधिकार। अमूमन हम समाज में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे अधिकार। और जब हमारे अधिकार, हमको ये विश्वास होता है कि ऊपर एक न्यायपालिका बैठी हुई है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। यदि किसी भी तरह की हमारे साथ जाति होती है या कोई भी भेदभाव किया जाता है, तो हम किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायपालिका की शरण में। और ये पूरा विश्वास करते हैं कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी तो हमारी व्यवस्था कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी, सुचारू चलेगी और पूरे विश्वास के साथ चलेगी। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल घर परिवार में हमारे दादा, यदि बच्चों में कुछ तरीके की प्रॉब्लम होती है
या किसी को स्कूल पढ़ना है, या फिर किसी के साथ किसी ने सपोज़ करो मारपीट कर दी, तो फिर वो किसको बोलेगा, अपनी शिकायत लगाएगा अपने दादाजी को। उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। न्यायिक व्यवस्था का काम क्या है? न्याय करना। और घर में भी इसी तरीके से होता है कि जब भी हम कंप्लेंट करते हैं या शिकायत लेके जाते हैं तो एक व्यवस्था बना दी जाती है कि दोनों का हित बना रहे, दोनों के हित के साथ भी कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं हो, यानी कि अच्छी तरह से सुलह की जाए और जो अपराधी है उसे दंड भी दिया जाए, यानी कि अपराधी के साथ अपराध के लिए दंड देना भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा, अपराधी को बल मिलता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है। तीसरा कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या आपने देखा होगा, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं या फिर कोई भी केस आप पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत बनाम केशवानंद भारती मामला या फिर कोई भी इस तरीके का मामला जो एक्सप्लेन किया जाता है पुराने केस के द्वारा या फिर नए केस में जो भी बदलाव किए जाते हैं वो कानून की व्याख्या में ज़रूर आ जाते हैं कि ये कानून, कोई भी कानून इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि सोसाइटी के लिए ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यपालिका के कार्य हो गए और इसके साथ में एक दो कार्य और जुड़ सकते हैं। व्यवस्था का हो गया अमूमन बेसिक कानून, और जो न्यायपालिका के कार्य हैं वो यही है। एक हमारा पॉइंट बचता है न्यायपालिका के प्रकार। अगर हम न्यायपालिका पढ़ रहे हैं तो अभी हम किसी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की। अभी कोई भी कोर्ट तक हम नहीं पहुँचे, अभी केवल व्यवस्था को हम समझ रहे हैं और व्यवस्था को न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे भारत के अंदर कैसी है? पिरामिड की तरह है। पिरामिड जानते हैं आप, यानी कि पिरामिड व्यवस्था किस तरीके की होती है? जो ये आपका होता है ए, बी, सी और ये डी। व्यवस्था हमेशा इस तरीके से आती है। देख लेंगे सभी लोग, ये बहुत ही जगह यूज़ होने वाला फार्मूला है। शीर्ष पर यानी कि ए कैटेगरी, आपकी ए कैटेगरी पे कौन होगा? जगह का मैं तो लिख रही हूँ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके बाद पूरे भारत का क्या है? हमारे यहाँ एक ही न्यायालय है, एक ही न्यायालय। और फिर हमारे यहाँ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो हमारे स्टेट हैं, अभी ये हमारा इंडिया, अगर सॉरी मेरी तो आर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, जितने भी हमारे स्टेट हैं हर किसी का अपना अपना एक न्यायालय है, उच्च न्यायालय। तो उसकी क्या व्यवस्था है? 20 सेक्शन। ठीक, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में जैसे अंदर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद पब्लिक कोर्ट यानी कि लोक अदालत। इन्हें लोक अदालत बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिएगा, 30+1 मेंबर्स, ये रह गया था, इसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 30 और एक सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता है। 30 न्यायाधीश के अलावा जो सबसे ऊपर सीनियर न्यायाधीश होता है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, 65 वर्ष तक अपनी आयु तक बने रहते हैं। हमारी व्यवस्था में
सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद पब्लिक कोर्ट। इसको समझने के लिए ये बहुत ही आसान है। आप देखेंगे अमूमन आपने कई बार नोटिस किया होगा या किसी मूवी में भी देखा हो, तो अक्सर सुना जाता है कि मुझे इस अदालत में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं ऊपर अदालत में जाऊंगा, अपनी शिकायत या अपने केस को ऊपर में दर्ज कराऊंगा। यहाँ पर अगर कोई न्याय नहीं हो पाता तो वो कहाँ जा सकता है? ऊपर, यानी कि अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। और यहाँ पे भी कोई फ़ैसला उसके साथ नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी अगर उसको लगता है कि नहीं है और उसको परमिशन है कि वो आगे अपना केस कर सकता है, तो वो लास्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो फाइनल मान्य होगा, उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बाद कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जब आदेश आता है, हमेशा आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आता है और जो उत्तरदायित्व हैं वो हमेशा इस तरीके से आते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि हमारी प्रोसेस जब भी होगी स्टेप बाय स्टेप ही होगी। जब भी हमें लगता है कि न्याय नहीं है तो दरवाजे खुले हैं, पब्लिक कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 124। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा बिल्कुल भी टफ सेक्शन नहीं है, लेकिन डायग्राम के द्वारा ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस टिपिकल है ही नहीं यूपीएससी का। अभी हम जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो नीचे व्यवस्था की तरफ हम आते जाएंगे, यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर आपका लोक अदालत थे। लोक अदालतों के भी क्वेश्चन आजकल प्री और मेंस में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो सभी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही। और जिन स्टूडेंट्स के अभी रिप्लाई आ रहे थे, तो ठीक है, अभी मैं क्लास के बाद अभी मैं बात करती हूँ, रिप्लाई करूँगी। जिसने भी अभी क्वेश्चन दिए हैं, आंसर दिए हैं लिखकर, वो जीमेल में भी दे सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास आपकी 18 तारीख में होगी। अभी क्लास को ऑफ करते हैं, क्लास कंप्लीट हो चुकी है।